औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेक्चर नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारी लेक्चर का पहला टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग। जब हमें पता चल जाता है कि ये हमारा एक गोल है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें HRM का जो डिपार्टमेंट है या कोई भी है, वो स्ट्रेटजी जो है वो डिफ़ाइन करता है। जब स्ट्रेटजीज बन जाती हैं, उन पर हमने अमल करना होता है। एक्शन की लिस्ट है, उनके ऊपर हम अमल करेंगे तभी हम गोल को अचीव कर सकेंगे। तो ये हमारे पास आता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग, यानी जिसमें हम गोल्स को लेकर स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनको प्लान करते हैं। इसकी पहली लाइन को अगर आप पढ़ो तो इसमें आपको पता चल जाएगा, इट इज़ द पर्पस बाय विच टॉप मैनेजमेंट डिटरमाइंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ये एक प्रोसेस है जिसमें टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को पहले जो है डिटरमाइन करती है, उसकी पहचान करती है और उसके ऑब्जेक्टिव को, और उसके बाद हाउ दे आर टू बी अचीव, किस तरह से हम उनको अचीव करेंगे, उसके लिए जो है वो स्ट्रेटजीज बनाती है। HR प्लानिंग प्रोसेस में हमारे पास है कि सबसे पहले जब हमने प्लानिंग करनी है तो उसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, यानी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है जिसको अचीव करना है। इसके बाद स्कैन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि SWOT का क्या मतलब है। तो इसको हम अक्सर SWOT भी कहते हैं। ये एनालिसिस है, इसके ज़रिए से होता क्या है, इस प्रोसेस के ज़रिए से हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और किस तरह से कौन से इसके अलावा जो फैक्ट है जो असरअंदाज हो रहे हैं या असरअंदाज हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस और स्ट्रेंथ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रखती है, और इसके अलावा हम उनको मेजर करते हैं और इस प्रोसेस के ज़रिए, और इसको हम कहते हैं स्कैन द ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ें हैं। दोबारा से बता दूं कि इस मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को कौन से थ्रेट्स जो हैं उसका सामना है, और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेसेस कौन सी हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं। तो ये हो गया स्कैन द इन्वायरमेंट। इसके बाद आता है सेट स्ट्रैटेजिक गोल्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब उसने अपने गोल को अचीव करना है तो वो कुछ छोटे मोटे स्टेप्स लेती है, तभी वो गोल तक पहुंच सकती है। तो वो जो छोटे छोटे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने उस बेसिक गोल को अचीव करे, वो हमारे पास छोटे गोल होते हैं और उनको हम कहते हैं स्ट्रेटजिक गोल्स। और उनकी करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होती हैं, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आप लिखो कौन सी हैं 3 करैक्टरिस्टिक, या MCQs में भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉलोइंग आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव गोल्स, स्पेसिफिक, चैलेंजिंग एंड मेजरेबल। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फार्मूलेट अ स्ट्रैटेजिक प्लान कोर्स। इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कोर्स ऑफ एक्शन इज डिज़ाइन टू मीट स्ट्रैटेजिक गोल्स, आल्सो स्पेसिफिक फंक्शनल और डिपार्टमेंटल गोल्स आर सेलेक्टेड एट दिस स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम फंक्शनल और डिपार्टमेंटल जो गोल्स हैं हमारे, उनको हम सेलेक्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन विच स्टेप ऑफ प्लानिंग फंक्शनल गोल्स आर सेलेक्टेड। तो आपको पता होना चाहिए फार्मूलेट अ स्ट्रेटजिक प्लान, इसके अंदर हम फंक्शनल और डिपार्टमेंटल गोल्स को सेलेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड स्ट्रेटजिक ट्रेंड। इसमें से MCQs भी आ सकते हैं और ये आपका डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन को। अपने माइंड में क्वेश्चन बनाया करें कि हमारे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अगला जो हमारा है ना, इसमें जो A पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताती हूँ। बेसिक स्ट्रेटजिक प्लानिंग में क्या होता है। बेसिक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर एक कंपनी जो है वो प्लान बनाती है। क्या प्लान बनाती है? हाउ इट विल बैलेंस इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद इट्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। अपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए या उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैलेंस करती है।
ठीक है। इसके अलावा ये आपने पढ़ लिया। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैनेजर इंगेज इन 3 लेवल ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग। अब ये लेवल आपको पता होने चाहिए, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। एक है हमारे पास कोऑपरेटिव लेवल स्ट्रेटजी, दूसरी है हमारी बिजनेस लेवल पे, और फिर है हमारी फंक्शनल स्ट्रेटजी। इसके बाद आते हैं जी स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस जो है, इस पे हम SWOT यानी इसमें हम एनालिसिस करते हैं टू आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो रही है ना, तो हम इसमें अपनी आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, अपॉर्चुनिटीज़ को एंड थ्रेट्स को। ठीक हो गया। इसके बाद है बेसिक स्ट्रेटजिक ट्रेंड, जो कि ट्रेंड है वो हमने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है मैनेजरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बेसिक ट्रेंड। हमारे जो मैनेजर होते हैं वो हमेशा उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बैलेंस करें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को। अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशनल की जो है चेंज हो रही हैं स्ट्रेटजीज़, तो वो इस लिहाज से अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है कोशिश करे कि उसकी वीकनेसेस कम रहें और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहें। तो ये होता है मैनेजरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बेसिक थ्रेट्स। इसके बाद है HR स्ट्रेटजिक रोल के ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके स्ट्रेटजिक रोल्स कौन से हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट है HR इवॉल्विंग रोल। इवॉल्विंग रोल क्या होता है? इट इज़ द फर्म वर्कफोर्स दैट प्रोवाइड द कम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द फर्म। HR रोल इज द शिफ्टिंग फ्रॉम प्रोटेक्टर एंड स्क्रीनर टू स्ट्रेटजिक पार्टनर एंड चेंज एजेंट। अगर आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस पेश आ रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आपसे आगे निकल रही है, तो बजाय आप पीछे पीछे हटने के आप उनसे आगे निकलने की कोशिश करो। आप भी उसी तरह के चेंज लाओ। आप एक चेंज एजेंट के तौर पर एज अ मैनेजर जो है वो वर्क करो, ना कि एक प्रोटेक्टर के तौर पर। इसके बाद अगला टॉपिक है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस। एज एन HR मैनेजर आपका फ़र्ज़ है कि आप बिजनेस को इम्प्रूव करो एंड डिवेलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर दैट फोस्टर इनोवेशन। और एक ऐसा माहौल कायम करो, एक ऐसा कल्चर कायम करो जो कि इनोवेशन लाए, फ्लेक्सिबिलिटी लाए। किस तरह से लाए? बाय लिंकिंग HRM विद द स्ट्रेटजिक गोल। HR रोल एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल जो है एज अ स्ट्रेटजिक पार्टनर भी होना चाहिए। ये नहीं है कि वो कहे जी स्ट्रेटजी बन गई है बस खुद से बना दी या किसी और से बनवा ली और लागू करवा दी। नहीं जनाब, आपने एज अ पार्टनर काम करना है, ऐसे लोगों को कन्विंस करना है। कैन बी सीन एज आइदर अडेप्टिंग इंडिविजुअल HR प्रैक्टिसेस टू फिट स्पेसिफिक कॉर्पोरेट एंड कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी और एज एन इक्वल पार्टनर इन द स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस। एज अ HR मैनेजर आपको चाहिए कि आप प्लानिंग प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेट करो। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी है, वैल्यू एंड चेन एनालिसिस है, और इसके अलावा है फार्मूलेटिंग स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी, और इसमें यही है कि आप एग्जीक्यूशन हैज़ बीन HR ट्रेडिशनल स्ट्रेटजिक रोल। ये भी HR का इम्पोर्टेंट रोल है कि जो स्ट्रेटजी बनी है उसको एग्जीक्यूट करवाने में भी वो काम करे, मदद करे। इसके बाद है HR एंड वैल्यू चेन एनालिसिस। ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से याद करना है। स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन यूजुअली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड देयरफॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो अब ये क्या है कि हमेशा आइडेंटिफाई करे और कोशिश करे कि चीज़ें जो है उनकी वैल्यू ज़्यादा रहे, और जो हमारे पास है चीज़ें प्रोड्यूस जब हमने करनी है और उस पर हमारी कॉस्ट कम लगे, ठीक है, मेहनत कम लगे, पैसा कम लगे, वर्कर कम लगे, तो ये होता है वैल्यू चेन एनालिसिस। HR रोल इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजी। HR मैनेजमेंट कैन प्ले अ रोल इन environmental strategy can play a role in environmental scanning by assisting in identifying and analyzing external opportunities and threats that may critical to the company success. इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट होती हैं और इनके ज़रिए से आपको बहुत कुछ समझ आता है। तो एज अ मैनेजर सबसे पहले हमें एनालिसिस करना होता है कि हमारा गोल क्या है। देन हमने प्लानिंग करनी होती है, फिर हमने लीड करना होता है और हमने कंट्रोल करना होता है, और इसके बाद ही हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशनल सिस्टम। ठीक हो गया। इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं एज अ मैनेजर, तो हम क्या कर रहे होते हैं, असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड। हम ये जानते हैं प्लानिंग के प्रोसेस में कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है हमें चाहिए होगी और कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी जब हम प्लान बना रहे हैं। इसमें हमारे पास हमारे इंटरनल रिकॉर्ड जो हैं वो हमारे काम आते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो कंट्रोल का पॉइंट है मैनेजर का, इसके ज़रिए से हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। डिसीजन सपोर्ट एनालिसिस इसमें आता है। अब इसको अगर हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगी। हमारे पास HRIS मीन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मकसद ये है कि हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। किस लिहाज से करनी है, बहुत सी चीज़ों को लेकर करनी है। वर्कर क्यों छोड़ कर जा रहे हैं, आपने इसकी वजह जान ली है। एक्सीडेंट क्यों हुई, लीव क्यों ली गई, सैलरी किस तरह की चल रही है, किस तरह की ज़रूरत है, कंपनसेशन कौन से दिए जा रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को कौन से बेनिफिट दिए जा रहे हैं, कौन से नहीं दिए जा रहे। ये सारा डेटा हमें कलेक्ट करना होता है। ये जो हमारा सिस्टम है HRIS, ये सिस्टम यूज़ होता है टू कलेक्ट रिकॉर्ड्स एंड स्टोर एनालाइज एंड रिट्रीव डेटा कंसर्निंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर जितना डेटा है उसको हासिल करना और उसको एनालाइज करना HRIS का बेसिक काम होता है। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि छोटा इन्वायरमेंट है, तो मैनेजमेंट इंटेलिजेंस उसमें काम करती है। और जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, बड़े माहौल की बात करते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट की, तो वहाँ पे जो फोर्सेस काम करती हैं इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, वो है हम सर्च करते हैं। तो बेसिक पर्पस इस सारी चीज़ों का होता क्या है कि हमारी जो वीकनेसेस हैं हम उनको दूर करें, और इन जो हमारे पास मालूमात, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आई है, इनको इस्तेमाल करते हुए एक्यूरेट सैलरी, एक्यूरेट वेज पेमेंट, और इसके अलावा वर्कर को जिन भी कंपनसेशन की ज़रूरत है वो हम दें, ताकि अच्छा माहौल रहे और अच्छे बेनिफिट्स हम हासिल कर सकें। तो ये बेसिक पर्पस होता है HRIS। इसके बाद है द डेवलपमेंट ऑफ HRIS सिस्टम। ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो हमारे पास ये डेट्स वगैरह होती हैं ना, इनको हमने अच्छे तरीके से याद करना होता है। तो अब मैं चलती हूँ इस टॉपिक की जानिब कि इस टॉपिक के अंदर क्या है। जब हम अवाइल दौर की बात करते हैं, स्टार्टिंग की, तो वहाँ पे हम HRIS का बेसिक काम जो है, या बेसिक मकसद ये था, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब बारी आई 1970s और 80s की, तो एक चीज़ जो है उसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। वो थी कम्प्लेक्सिटी ऑफ पेरोल सिस्टम। तो पेरोल सिस्टम जो था ये बहुत कम्प्लेक्स होता गया। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए पेरोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी एक्सटर्नल बैरोज़ को दे दी, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी का दौर आता गया और टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो कम्प्लेक्स होती गई। तो शुरू में किस चीज़ के लिए, इसमें मेन चीज़ ये शुरू में किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता था जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल पर्पस के लिए। और इसके बाद क्यों चेंज हुआ, उसके बाद बैरोज़ को क्यों दिया गया, एक्सटर्नल बैरोज़ को, क्योंकि पेरोल का सिस्टम जो था वो कम्प्लेक्स हो गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। इसके बाद है नेचर एंड बेनिफिट ऑफ HRIS। इसकी नेचर क्या है, ये क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इम्प्रूव करते हैं प्लानिंग को इसके ज़रिए, बेनिफिट्स यहाँ पे दी हुई हैं। डिक्रीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड HR कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव जो है या मैनेजर जो है उसको इतनी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, प्रॉब्लम हो गई है, अब वो सारी जड़ें जी देखता रहेगा क्यों हुई प्रॉब्लम और किस वजह से हुई, या प्रॉब्लम्स होती रहेंगी जब हम उनका सही तरह से तज्ज़िया नहीं करेंगे।
तो हमारा HRIS सिस्टम हमारा बना, हमने प्रॉब्लम्स को जाना और हमने कोशिश की कि उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढे ताकि आगे किसी को वो उस तरह की प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। और जब उनका हल निकल आया तो प्रॉब्लम कम होती गई। जब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सिस्टम था तो सारा काम वो खुद ही देखते थे और वो इतना ज़्यादा हल जो है वो नहीं ढूंढ पाते थे या ढूंढते ही नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जनाब एक दफ़ा लेनी है, पर फिर यूजेस हैं इसके और इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं, वही चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। और इसके अलावा ये डिफरेंस है, HR प्लानिंग क्या होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। प्लानिंग भी मैं बता चुकी हूँ और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बता चुकी हूँ। HR एप्लीकेशन यानी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, और स्किल इन्वेंट्री में, एप्लीकेंट ट्रैकिंग में, पेरोल में, और बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन इधर इस्तेमाल होती है। HRIS सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी और पर्पस ऑफ HRIS एंड कॉमन HRIS फंक्शन, ये आप लोगों ने पढ़ लेने हैं। और इसके बाद रिलेशनशिप है इसका ओवरऑल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है हमारा उसके साथ। तो ख़त्म करते हैं आज के लेक्चर को। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपको समझा दी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।